हेलो मेरे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका फिजिक्स में हेल्प चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आजकल हम कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री कोर्स का कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 जो कि है पृष्ठ रसायन, जिसे इंग्लिश में हम सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं। और आपको ध्यान हो, लास्ट क्लास में हमने बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट किया था जो कि हमारा था एंजाइम्स। और आज हमारा वहीं से अगला टॉपिक शुरू हो रहा है जो एनसीईआरटी की बुक में नेक्स्ट टॉपिक है। वो है एनसीईआरटी का 5.3 जिसको हम कहते हैं कोलाइट। कोलाइट क्या चीज होती है। पुराने समय पे एक साइंटिस्ट थे थॉमस ग्राहम। उन्होंने यह देखा कि जब अलग अलग विलियंस को उन्होंने कुछ, हम कह सकते हैं, एक जंतु झिल्ली में से पास करवाया। जंतु झिल्ली क्या होती है? एक हम कह सकते हैं एक इस प्रकार की झिल्ली, एक इस प्रकार का माध्यम है कि जिसमें से एक तरफ से हम कुछ विलियंस को डालते हैं और दूसरी तरफ निकल जाते हैं। जैसे आप कपड़ा लेते हैं या फिर हम कह सकते हैं जैसे ब्लॉटिंग पेपर होता है, तो ऊपर की ओर से कोई द्रव डाला जाए तो नीचे की ओर क्या हो जाता है, पास आउट हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार की जंतु झिल्ली होती है। तो जंतु झिल्ली से जब उन्होंने कुछ विलियंस को पास कराया तो उन्होंने देखिए कुछ विलियन तो दूसरी तरफ निकल गए। जैसे आप जल में यदि चीनी घोलें तो एक विलियन तैयार हो जाता है, और वह विलियन हमारा कैसा होता है, समांगी विलियन होता है, होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है। तो एक तरफ से डाला जंतु झिल्ली में, वो दूसरी तरफ आसानी से निकल गया। और जब उन्होंने कुछ और विलियंस को डाला, जैसे गोंद को डाल दिया या जिलेटिन को डाला जल में घोल करके, तो उन्होंने देखा कि ये दूसरी तरफ आसानी से निकलते नहीं है। तो वहां पर उन्होंने इस चीज की स्टडी की और उन्होंने कहा कि जो विलियन किसी जंतु झिल्ली में से पास हो जाते हैं उनको उन्होंने नाम दिया क्रिस्टलाब, और जो दूसरे विलियन थे जो जंतु झिल्ली में से पास नहीं होते थे उनको उन्होंने नाम दिया कोलाइट। तो वहां से इस शब्द की शुरुआत हुई कि कोलाइट हम कह सकते हैं एक ऐसे विलियन हैं जिनको कि जब जंतु झिल्ली में से पास कराने की कोशिश की जाती है तो वो जल्दी से पास नहीं होते, या तो वो होते ही नहीं है, झिल्ली की दूसरी तरफ जाते ही नहीं है, और यदि जाते भी हैं तो बहुत धीरे धीरे जाते। तो यहां से हम कह सकते हैं इस वर्ड की शुरुआत हुई। तो प्रारंभ में तो हमने कहा कि केवल यह शब्द इस बात से संबंधित था कि जंतु झिल्ली में से कौन से विलियन एक तरफ से दूसरी तरफ तक निकल रहे हैं, केवल इस बात पे था। लेकिन बाद में साइंटिस्टों ने जब इसके हम कह सकते हैं डीप में गए तो उनको पता चला कि जंतु झिल्ली में से कुछ विलियनों का पार निकल जाना और कुछ विलियनों का पार न निकलना, जो कि हम कोलाइडीजन हम कह रहे हैं, उसका मुख्य कारण है कि उसके अणुओं का आकार। जिस विलियन में अणुओं का आकार सूक्ष्म होता है वो जंतु झिल्ली में से आसानी से पार निकल जाते हैं। जैसे आप देखिए, आप किसी कपड़ा लीजिए और कपड़े में ऊपर की ओर से जल डालेंगे तो जल नीचे की ओर निकल जाएगा, और उसी कपड़े में यदि हम कहते हैं कुछ शहद डाल दें तो वो दूसरी तरफ थोड़ा धीरे धीरे निकलेगा, या गोंद डाल दें तो दूसरी तरफ धीरे धीरे निकलेगा। उसकी रफ्तार वैसी नहीं होगी जैसे कि जल की रफ्तार होती है। तो उन्होंने यह बताया कि जंतु झिल्ली में से विलियन के कणों का एक तरफ से दूसरी तरफ तक निकलने की जो घटना है वो इस बात पर निर्भर करती है कि उसके कणों का आकार क्या है। जिस विलियन के कणों का आकार सूक्ष्म होगा वो जंतु झिल्ली में से पार निकल जाएंगे, और जिनका आकार सूक्ष्म नहीं होगा वो जंतु झिल्ली में से पार नहीं निकल पाएंगे। तो हमने कहा थॉमस ग्राहम ने जंतु झिल्ली, हमने कहा जंतु झिल्ली में से विलियनों के दूसरी तरफ निकलने के आधार पर विलियनों को दो भागों में बांटा। आधार पर विलियनों को दो भागों में बांटा, कौन कौन सा अभी मैंने आपको बताया। एक को तो हम कहते हैं क्रिस्टलाब, जैसे इंग्लिश में क्रिस्टोलॉइड कहा जाता है, और दूसरा हम कहते हैं जिसको हमने यहां है कोलाइट। दूसरा हमारा है कोलाइट। इन दो भागों में हम कहते हैं उसने बांटा। अब हम समझते हैं, हमने कहा यह तो हमने आपको बता दिया कि बाद में वैज्ञानिकों ने यह देखा कि यह घटना इस बात पर निर्भर करती है कि विलियन के अणु जो हैं उनका आकार क्या है। यदि बड़ा होगा तो पार नहीं निकलेंगे और छोटा होगा तो पार निकल जाएंगे। अब इस पर स्टडी हुई और उन्होंने विलियन को 3 तरीकों में हम कह सकते हैं विभाजित किया।
तो विलियन के प्रकार में लिखते हैं, विलियन के प्रकार। उन्होंने एक अलग तरीके से विलियनों को कैटेगराइज किया गया है यहां पर। पहला, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन, यानी कि वास्तविक विलयन। तो पहला हमारा क्या आ रहा है, जिसे हम कह रहे हैं वास्तविक विलयन। वास्तविक विलयन जिसको ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं, इसकी खास बात होती है पहला कि यह विलयन समांगी होता है। पहली खास बात क्या है, यह समांगी विलयन है। समांगी विलयन जिसे इंग्लिश में होमोजीनियस सॉल्यूशन कहा जाता है। इसका अर्थ क्या है, एक ऐसा विलयन जिसके अलग अलग भागों से यदि हम नमूने लें, सैंपल लें और देखें सब में जो हम कह सकते हैं जो मात्रा है विलेय की और विलायक की वो एग्जैक्ट सेम हो, तो हम कहेंगे ऐसे विलयन को समांगी विलयन कहते हैं। आप जानते हैं विलयन कैसे बनते हैं? विलयन बनने का सीधा सीधा कारण है कि एक विलायक होता है और उसमें क्या मिला दिया जाता है, एक विलेय मिला दिया जाता है, तो विलयन का निर्माण होता है। तो समांगी विलयन में क्या होता है, हमने कहा यदि अलग अलग स्थानों से सैंपल लिए जाएं, नमूने लिए जाएं, तो हर नमूने में विलायक तथा विलेय की मात्राएं जो होंगी वो एकदम समान होंगी, और ऐसे विलयन को हम कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन, या आप कह सकते हैं वास्तविक विलयन। पहली बात। दूसरी बात, ये समांगी विलयन तो होता ही है। दूसरा, इसके जो अणुओं का आकार होता है, देखिए हमने अभी बात करी कोलाइडी विलयन के संदर्भ में, हमने कहा कि वहां पर जिसके आकार के, जिस विलयन के अणुओं का आकार बड़ा होगा वो जंतु झिल्ली के पार नहीं जाएंगे, जिसका छोटा होगा वो पार चले जाएंगे। तो इसके अणुओं का आकार क्या होता है, इसके अणुओं का आकार, अणुओं का आकार 0.1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर के बीच होता है। तो ऐसे विलयन क्या कहलाते हैं, वास्तविक विलयन कहलाते हैं। आप सीधे जल लीजिए और जल में थोड़ी चीनी घोल दीजिए या थोड़ा नमक घोल दीजिए, तो इस प्रकार के विलयन क्या होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन होते हैं, वास्तविक विलयन होते हैं। यानी कि विलेय, यदि हम कह सकते हैं विलयन में जो विलेय है वो विलायक में यदि पूर्ण रूप से घुल जाए, तब हम कहते हैं वह विलयन क्या होते हैं, वास्तविक विलयन होते हैं। तो इतने से बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि विलयन चैप्टर डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगला देखें, दूसरा हमारा जो आता है निलंबन, इंग्लिश में कहते हैं सस्पेंशन। ये निलंबन या सस्पेंशन विलयन कौन से हुए? वह विलयन जिसमें हम कहते हैं विलेय विलायक में पूर्ण रूप से घुलता नहीं है, ऐसे विलयन को हम कहते हैं, वह क्या है, निलंबन की श्रेणी में आता है। जैसे आप जल में थोड़ा सा मिट्टी लेकर के या रेत लेकर के उसको हिला दें, तो आप देखोगे जब तक हिलाओगे तो मिट्टी या रेत के कण विलायक के अंदर क्या होंगे, आपको घूमते हुए दिखाई देंगे। थोड़ी देर बाद जब समय बीतेगा तो वो मिट्टी या रेत के कण क्या हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। आपने सामान्य जीवन में भी इस चीज को देखा होगा कि यदि कहीं आप पानी भर रहे हैं, उस पानी में मिट्टी है, तो जब आप भरते हैं तो वो बिल्कुल मटमैली तरीके का होता है, लेकिन थोड़ी देर यदि उस पानी को यदि रख दिया जाए तो वो मिट्टी क्या हो जाती है, नीचे की ओर बैठ जाती है, और ऊपर का पानी क्या होता है, शुद्ध होता है। तो ठीक यदि इस प्रकार का कोई विलयन हो तो उसे हम कहते हैं निलंबन, क्योंकि इसमें विलेय के कण जब हम हिलाते हैं तो विलायक के भीतर क्या होता है, सस्पेंडेड हुए रहते हैं, यानी कि लटके हुए रहते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, निलंबन कहते हैं। तो ये जो होता है इसकी खास बात क्या होती है, ये हमारा एक प्रकार से कहा जाए ये तो घुल ही नहीं रहा है, लेकिन इसको कहेंगे विषमांगी विलयन। पहली खास बात तो यह है, और दूसरी खास बात क्या है कि इसके अणुओं का आकार, इसके अणुओं का आकार 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है। और खास बात क्या है, ये इतना बड़ा होता है कि आप इसको नेकेड आई से, यानी कि अपनी आंखों से आसानी से देख सकते हैं। जब जल में मिट्टी होती है, आप उसको हिलाइए तो आपको सीधे सीधे मिट्टी के छोटे छोटे कण जल के भीतर तैरते हुए दिखते हैं, चाहे वो रेत के हो चाहे मिट्टी के हो, आपको दिखाई देते हैं। तो उसके लिए किसी माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यदि आप वास्तविक विलयन ट्रू सॉल्यूशन को यूज करेंगे और उसमें विलेय के कणों को या विलयन के अणुओं को देखने का प्रयास करेंगे तो वो दिखेंगे नहीं आपको।
उसके लिए मैं कह सकता हूं बहुत हाई पावर की आपको माइक्रोस्कोप चाहिए होगा, तब कहीं जाकर के वो सफलता आपको मिल पाती है। तो एक हमने समझ लिया वास्तविक विलयन, दूसरा समझ लिया निलंबन। अब हम तीसरा समझते हैं जो कि हमारा मेन टॉपिक है और जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कोलाइड या कोलाइड विलयन। तीसरा हमारा आ गया कोलाइडी विलयन। अब कोलाइडी विलयन की क्या खास बात होती है? कोलाइडी विलयन में जो हम कहते हैं, सबसे पहले तो यह विलयन जो होता है वह भी विषमांगी होता है, समांगी नहीं होता। इसका अर्थ है कि कोलाइडी विलयन में यदि अलग अलग स्थानों से सैंपल लिए जाएं तो सब जगहों पर नमूने एक जैसे आपको प्राप्त नहीं होंगे। तो सबसे पहला हमने कहा इसकी खास बात क्या है, यह विषमांगी विलयन है। सेकंड, हम कहते हैं इसके अणुओं का आकार क्या होता है। इसके अणुओं का आकार इन दोनों के आकार के बीच का होता है। आप जानते हैं ट्रू सॉल्यूशन, वास्तविक विलयन का हमने बताया, इसका आकार 0.1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर के बीच होता है, और निलंबन के अणुओं का जो आकार होता है वो 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है। इसका मतलब है इसके अणुओं का आकार एक नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। तो इतनी बात मुझे लगता है वो आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये हमारा क्या हो गया, कोलाइडी विलयन हो गया। अब यदि हम कोलाइडी विलयन की यहां पर परिभाषा दें, और कोलाइडी को हम पदार्थ की अवस्था भी कहते हैं, यानी कि कोलाइडी अवस्था भी कहते हैं। तो यदि इसकी परिभाषा दें तो क्या देंगे इसकी परिभाषा? हम कहेंगे कि एक ऐसा पदार्थ की वह अवस्था जिसमें विलयन क्या होता है, सबसे पहले तो हम कहेंगे विषमांगी है, तथा अणुओं का जो आकार होता है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। इस प्रकार की पदार्थ की अवस्था को हम क्या कहते हैं, कोलाइडी अवस्था कहते हैं। तो क्या कहेंगे, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अणुओं का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है, कोलाइडी अवस्था कहलाती है। कोलाइडी अवस्था कहलाती है। इसे कोलाइडी विलयन भी कहते हैं, कोलाइडी विलयन भी कहा जाता है, विलयन भी कहते हैं। तो मुझे लग रहा है ये बात समझ में आ गई होगी। और एग्जाम्पल इसके क्या हैं? एग्जाम्पल इसके होगी जैसे जिलेटिन, या हम कहते हैं गोंद। और कुछ नहीं तो आप ये समझ लीजिए, आप एक बर्तन लीजिए, उसमें थोड़ा पानी डाल दीजिए, उसमें थोड़ा आटा डाल दीजिए या थोड़ा मैदा डाल दीजिए, उसको घुमा लीजिए, उससे भी जो आपका हम कहेंगे विलयन बनेगा वो हमारा कोलाइडी विलयन होगा। आप कभी देखें, यदि आटे को जल में मिला करके अच्छे से फेंट करके किसी कपड़े से छानने की कोशिश करोगे, नहीं जाएगा दूसरी पार, पानी पानी हल्का हल्का निकल जाएगा, लेकिन वो पूरे का पूरा वो पदार्थ दूसरी तरफ नहीं जाएगा, छोटे छोटे छिद्रों से। तो यही हमारा क्या कहलाता है, कोलाइडी अवस्था, या इसे कहते हैं कोलाइडी विलयन। तो मेन हमारा फोकस क्या है कि इसको हमने डिफाइन किया है अणुओं के आकार पर, अणुओं के आकार के आधार पर हमने क्या करा है, कोलाइडी अवस्था को डिफाइन किया है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने देखा कि जो पदार्थ की कोलाइडी अवस्था होती है वह अवस्था है जो कि वास्तविक विलयन और निलंबन, इन दो प्रकार के विलयनों के बीच की अवस्था को मानते हैं। और बीच की अवस्था इसलिए मान रहे हैं क्योंकि इसके अणुओं का आकार वास्तविक विलयन के अणुओं के आकार से क्या होता है, बड़ा होता है, जबकि निलंबन विलयन के अणुओं के आकार से क्या होता है, छोटा होता है। और इसको हमने कोलाइडी विलयन भी कहा है।
अब आप जानते हैं यदि कोई चीज विलियन है तो विलियन हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि विलियन की खास बात क्या होती है, उसका निर्माण होता है जब एक विलायक को एक विलेय में मिलाया जाता है। तो क्या कहा हमने, जो विलियन होता है, विलियन को किस प्रकार से बनाया जाता है, एक विलायक होता है और दूसरा हमारे पास क्या होता है, विलेय। जब विलेय को विलायक में मिला दिया जाता है तो उससे हमारे पास जो मिश्रण एक तैयार होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, विलियन कहते हैं। और हम जानते हैं कि विलियन भी अलग अलग तरीके के होते हैं। समांगी विलियन होता है तथा विषमांगी विलियन होता है। समांगी विलियन, जिसका उदाहरण अभी हमने आपको ट्रू सॉल्यूशन में वास्तविक विलियन में दिया, कि एक ऐसा विलियन जिसके सब अलग अलग स्थानों से यदि नमूने लिए जाएं और सब के सब नमूने एक जैसे आए, ऐसे विलियन को हम कहते हैं समांगी विलियन। और जो हमारा विषमांगी होता है उसको हम सीधे मिश्रण कह देते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। तो यह क्या है, विलियन बनने का तरीका है। तो यदि विलियन इस प्रकार से बनाया जाता है और हम कहते हैं कोलाइड, जो पदार्थ की कोलाइडी अवस्था है उसको हम विलियन भी कह लेते हैं, कोलाइडी विलियन भी कहते हैं, तो उसमें भी यह दो चर जरूर आएंगे, ये दो चीजें जरूर आएगी। तो अब उनको कुछ नए नाम से हम परिभाषित करते हैं। तो उनको लिखा जाता है, हम लिखते हैं कोलाइडी, कोलाइडी अवस्था। और इसमें विलायक और विलेय, यदि विलेय की बात करें तो इसे कहते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था, जैसे इंग्लिश में कहा जाता है डिस्पर्स्ड स्टेट। डिस्पर्स्ड स्टेट, परिक्षिप्त प्रावस्था। क्या होती है परिक्षिप्त प्रावस्था? जैसे हम विलियन बनाने के लिए विलेय को विलायक में मिलाते हैं, ठीक उसी प्रकार से कोलाइडी अवस्था को प्राप्त करने के लिए या कोलाइडी विलियन को प्राप्त करने के लिए परिक्षिप्त प्रावस्था को मिलाया जाता है परिक्षिप्त माध्यम में या परिक्षेपण माध्यम में। तो दूसरा इसमें चीजें क्या आती है, जिसे हम कहते हैं परिक्षेपण माध्यम। इसे इंग्लिश में कहा जाता है डिस्पर्सन मीडियम। अब ये क्या चीजें हैं ये समझिए। परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है, कि जिस पदार्थ के अणुओं को, छोटे छोटे बारीक अणुओं को किसी परिक्षेपण माध्यम पे मिलाया जाता है, उस पदार्थ के अणुओं को हम कहते हैं, उस पदार्थ को हम कहते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था। फिर से बता रहा हूं कि वह पदार्थ जिसके बारीक बारीक कणों को परिक्षेपण माध्यम पे मिलाया जाता है, उस पदार्थ को हम क्या नाम देते हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था नाम देते हैं। तो पहले परिभाषा लिख लेते हैं, फिर डिटेल में समझते हैं। इंग्लिश में प्यारे बच्चों ये प्रोनाउंस करना आसान है, जिसे हम डिस्पर्स्ड स्टेट कहते हैं, वो आसान है। तो हम कहते हैं कि वह पदार्थ जिसके सूक्ष्म कणों को परिक्षेपण माध्यम में मिलाने पर कोलाइडी विलियन प्राप्त होता है, उसे ही क्या कहेंगे, परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं, प्रावस्था कहते हैं। तो मुझे लग रहा है ये बात समझ में आ गई होगी कि जैसे हम विलियन के संदर्भ में विलेय लेते थे, उसी प्रकार कोलाइडी अवस्था के संदर्भ में परिक्षिप्त प्रावस्था को हम विलेय के संदर्भ में विलेय के इक्विवेलेंट रख सकते हैं। जैसे विलेय विलायक में घुलता था, वैसे परिक्षिप्त प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम में घुलती है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम कहें कि परिक्षेपण माध्यम को कैसे परिभाषित करेंगे, है तो ये माध्यम। जैसे विलियन में विलायक होता है, वैसे ही हम कह सकते हैं कोलाइडी विलियन के लिए क्या होता है, परिक्षेपण माध्यम होता है, जिसे हम डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं। तो ये क्या चीज है, इसको कैसे परिभाषित लिखेंगे? तो हम लिखेंगे कि वह माध्यम जिसको हम विलायक भी कह सकते हैं,
जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था वितरित होती है, वितरित होकर कोलाइडी विलयन का निर्माण करे, उसे ही परिक्षेपण माध्यम कहते हैं, परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, मुझे समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है आपको, कि परिक्षेपण माध्यम वो है जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था घुल करके, मिल करके कोलाइडी विलयन का निर्माण करती है। तो ये दो टर्म्स आपको याद रखनी है। बात यह है कि केमिस्ट्री में इस चैप्टर में काफी सारी, हम कह सकते हैं, अलग अलग टर्म्स आई होंगी। आपने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में जब अधिशोषण का समझा होगा, वो अपने आप में एक नई टर्म थी। आपने अवशोषण तो सुना होगा, लेकिन अधिशोषण यहां पर सुना होगा। तो काफी नई सारी टर्म्स यहां पर आई हैं, आपको इनको ध्यान जरूर रखना है। जब कोलाइडी अवस्था की बात या कोलाइडी विलयन की बात करेगी, तो आप विलायक और विलय शब्द ना बोल करके आप बोलेंगे परिक्षेपण माध्यम तथा परिक्षिप्त प्रावस्था, इस प्रकार से इसे प्रोनाउंस करेंगे। तो अब मुझे लग रहा है समझ में आ गई होगी, ये बिल्कुल विलायक की तरह है और ये किसकी तरह है, ये विलय की तरह है। सिंपल सी बात है। अब हम समझते हैं कि कोलाइडी विलयन को हम कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं, कैसे उनको कैटेगराइज किया जा सकता है। और यही हमारी एनसीईआरटी का अगला टॉपिक है, जो कि है कोलाइडो का वर्गीकरण। एनसीईआरटी का है 5.4 कोलाइडो का वर्गीकरण, कोलाइडो का वर्गीकरण। तो अब कोलाइडो का वर्गीकरण अलग अलग तरीके से किया जाता है। पहला, जो इसमें वर्गीकरण का जो पहला तरीका है, वह है परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर। पहला क्या है, परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर। तो इसमें यह क्या चीज है, परिक्षिप्त प्रावस्था, जिसको यहां पर एक छोटा सा, मैं इसको थोड़ा स्टार करके लिख लेता हूं। ये किसके समान है, विलेय के समान। और ये किसके समान है, ये विलायक के समान है। तो आपको थोड़ा जल्दी से, आसानी से समझ में आएगा। तो परिक्षिप्त प्रावस्था यानी कि विलेय और परिक्षेपण माध्यम यानी कि विलायक, इन दोनों की भौतिक अवस्था क्या है। आपको ध्यान हो, जब विलयन को भी हमने कैटेगराइज किया था, अलग अलग भागों में बांटा था, तो वहां पर हमने विलेय और विलायक की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर विलयनों का वर्गीकरण किया था। ठीक वही काम इसमें होगा। इसमें क्या होगा, जो परिक्षिप्त प्रावस्था है, ये जो चीज है, ये परिक्षिप्त प्रावस्था जो है, इसके तीन हिस्से हो सकते हैं। ये ठोस भी हो सकता है, ये द्रव भी हो सकता है और ये गैस भी हो सकता है। इसकी तीन, हम कह सकते हैं, तीन प्रावस्थाओं में प्राप्त हो सकता है हमें परिक्षिप्त। और परिक्षेपण माध्यम भी तीन प्रकार का हो सकता है। ये भी क्या हो सकता है, ठोस, द्रव और गैस। तो कब ठोस के साथ क्रिया करेगा, द्रव के साथ क्रिया करेगा और गैस के साथ तो क्रिया नहीं कर पाएगी। हम आपको बताएंगे क्यों नहीं करेगी, क्योंकि हमने इसकी डेफिनेशन में दिया था कोलाइडी विलयन की, कि कोलाइडी विलयन विषमांगी विलयन होते हैं। और यदि हम परिक्षिप्त प्रावस्था भी गैस लेने और परिक्षेपण माध्यम भी गैस लेने, तो गैस और गैस आपस में मिलती है तो समान रूप से क्या हो जाती है, आपस में घुल जाती है, मिक्स हो जाती है और वह एक समांगी विलयन का निर्माण करती है। जबकि कोलाइडी विलयन की खास बात है, कोलाइडी अवस्था की खास बात है कि वो समांगी होता ही नहीं है, इसलिए ये गैस के साथ नहीं मिलेगी। तो ठोस के साथ मिल जाएगा, ठोस द्रव के साथ मिल जाएगा, ठोस गैस के साथ मिल जाएगा। या हम कह सकते हैं द्रव ठोस के साथ मिलेगा, द्रव के साथ मिलेगा, द्रव गैस के साथ मिलेगा, या गैस ठोस के साथ मिल सकती है, गैस द्रव के साथ मिल सकती है। तो इस हिसाब से हम देखेंगे ये जो हमारे टोटल होते हैं, ये हमारे कितने प्रकार के विलयन, कितने प्रकार के आएंगे, हमारे कोलाइडी जो विलयन है वो 8 प्रकार के यहां पर निकल के आएंगे, जिस पे अभी हम डिटेल पे चर्चा करेंगे।
सेकंड जो दूसरा प्रकार होता है इनके वर्गीकरण का, उसको हम कहते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के बीच जो अंतर आणविक जो बल लग रहे हैं उनके आधार पर। तो क्या कहा हमने, परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के बीच लगने वाले बल या अंतर आणविक बल कह लीजिए इसको, अंतर आणविक बल के आधार पर, इस आधार पर भी हम क्या करते हैं, कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण करते हैं। और इसमें दो प्रकार के आएंगे, एक तो वह जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम आसानी से एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, घुल जाते हैं। एक तो वह आएगा जिसे हम कहते हैं द्रव स्नेही कह सकते हैं, यानी कि दोनों का आपस में अफेक्शन है, आसानी से घुल रहे हैं। और दूसरा हमारा आता है जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम आसानी से एक दूसरे पे घुलते नहीं है, उनके लिए कुछ टेक्निक्स, कुछ विशेष प्रकार की विधियों का इस्तेमाल किया जाता है कि यह दोनों आपस में मिल करके कोलाइडी विलीन का निर्माण करें। तो वो हमारी होती है सेकंड कैटेगरी, उस हिसाब से जो हम क्या कर रहे हैं, कैटेगराइज कर रहे हैं, यानी कि इनका वर्गीकरण कर रहे हैं। जो तीसरा हमारा आता है, तीसरा परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आधार पर, कणों के आधार पर। तो इस आधार पर भी हम क्या करते हैं, कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण करते हैं। तो अब हमें डिटेल स्टडी करनी है इन तीनों की कि कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण तो कर रहे हैं या कोलाइडी प्रावस्था का वर्गीकरण कर रहे हैं पदार्थ की। बात यह है कि आखिर किस हिसाब से करेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे पहले की परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने आपको बताया कि जो कोलाइडी अवस्था होती है द्रव्य की, उसको हम अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं या उनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो जो पहला तरीका है कोलाइडी अवस्थाओं का वर्गीकरण का, वह पहला है कि परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण करना। और यही हमारा एनसीईआरटी का फर्स्ट पॉइंट है 5.4.1। फिर दूसरा हमारा जो आता है वह आता है परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के बीच होने वाले अंतराण्विक बल या जिसे हम अनोन्य क्रिया कहते हैं, उसके आधार पर भी करते हैं, जो इसके बाद हम करने वाले हैं। और जो तीसरा प्रकार होता है वह हमारा होता है जो हमारी परिक्षिप्त प्रावस्था होती है उसके कणों के आकार के आधार पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला वर्गीकरण समझते हैं। इसमें हमने सबसे इधर की ओर क्रम संख्या दी है, दूसरी है परिक्षिप्त प्रावस्था, जिसको हमने आपको ध्यान हो हमने कहा था यह क्या है, एक प्रकार से विलय। दूसरा हमने कहा था परिक्षेपण माध्यम, जिसको हम विलयन के संदर्भ में कहते थे विलायक। इनसे जो बनेगा वो क्या होगा, किस प्रकार का होगा, कैसी अवस्था उसकी होगी, उसको हमने यहां दर्शाया है। और सामान्य जीवन में कौन कौन से इसके एग्जाम्पल हैं उसको हमने यहां पर दर्शाया है। तो शुरुआत करते हैं। पहला नंबर आता है, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हमने लिया है परिक्षिप्त प्रावस्था, जबकि यह ठोस अवस्था में होगी। दूसरी परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव अवस्था में होगी। और तीसरी परिक्षिप्त प्रावस्था गैस अवस्था में होगी। और गैस के साथ गैस हमने कहा था नहीं हो सकती। यदि परिक्षिप्त प्रावस्था गैस है तो परिक्षेपण माध्यम गैस नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हमने कहा था ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर दोनों चीजें गैस होगी तो गैस दूसरी गैस के साथ, एक गैस दूसरी गैस के साथ पूर्ण रूप से घुल जाएगी और एक समांगी विलयन का निर्माण करेगी। जबकि हम जानते हैं कोलाइडी जो अवस्था होती है वो एक विषमांगी विलयन होता है। तो इस कारण से गैस का गैस के साथ हम छोड़ दिया गया है। जबकि विलयनों में यदि आपने ध्यान हो तो ये पूरे 9 प्रकार के होते थे। तो फिलहाल शुरू करते हैं। सबसे पहले यदि परिक्षिप्त प्रावस्था हमारी क्या है, गैस, और परिक्षेपण माध्यम भी गैस है, यदि यह दोनों आपस में मिलकर के एक कोलाइडी अवस्था का निर्माण करते हैं पदार्थ की, तो उसे हम कहते हैं ठोस सॉल। ध्यान रखिएगा ये हमारे सॉलिड सॉल है, सॉलिड सॉल, ठोस सॉल का निर्माण करते हैं। तो इसके क्या एग्जाम्पल हैं व्यवहारिक जीवन में? व्यवहारिक जीवन में आपने देखा होगा रंग बिरंगे लोगों के, आपने देखा होगा वो गिलास होते हैं कांच के जो रंग बिरंगे होते हैं, जिनको लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम आपने देखा होगा शो पीसों में रख करके रखते हैं, सजाने के काम करते हैं। तो उस प्रकार के रंगीन कांच का निर्माण
इसके अलावा आपने देखा होगा बहुत से लोग स्टोन पहनते हैं अंगूठियों में, तो उस प्रकार के स्टोन जो हमारे रत्न जिन्हें हम कहते हैं, जेम्स जो कहते हैं, उनका निर्माण भी क्या कर सकते हैं हम इस केमिस्ट्री की हेल्प से, यानी कि ठोस और ठोस को आपस में मिलाकर के जो कोलाइडी हम कह सकते हैं अवस्था बना रहे हैं उसमें करते हैं। तो वह भी क्या है, इसका एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा जो रंगीन प्लास्टिक होती है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो रूबी कांच है वह भी क्या है, एक कोलाइडी अवस्था ही है पदार्थ की। तो ये कब आती है, जब परिक्षिप्त प्रावस्था में भी ठोस हो और परिक्षेपण माध्यम भी क्या हो, ठोस हो, तो इनको मिलाने पर इस प्रकार का कोलाइडी अवस्था प्राप्त होती है। सेकंड कैटेगरी आती है यदि ठोस को द्रव में मिला दिया जाए। तो ठोस को किसके साथ मिला रहे हैं, द्रव के साथ मिला रहे हैं, तो यह निर्माण करता है, जो भी निर्माण होता है उसे हम कह देते हैं सोल। और इसके व्यवहारिक जीवन में एग्जाम्पल है स्याही, पेंट और जल में प्रक्षिप्त स्टार्च, यानी कि जल में घुला हुआ स्टार्च। अब यहां पर एक बात आपको ध्यान देने की है, यहां यह ध्यान देना है कि जब ठोस क्या है हमारी, एक प्रक्षिप्त प्रावस्था है, इसको जब एक ऐसे परिक्षेपण माध्यम में घोलते हैं जो कि द्रव हो, तो हमारे को सोल तो मिलता है। लेकिन अब बात आती है ये द्रव कैसा है। ये द्रव यदि जल है, यदि ये द्रव क्या है, जल है, यहां पे लिख लेते हैं, यदि ये जल हुआ तो इसे कहता है हाइड्रोसोल, हाइड्रोसोल। यदि यह जल, ये जो द्रव है ये जल की बजाय एल्कोहल हो जाए, एल्कोहल, तो इसको कहता है एल्कोसोल, एल्कोसोल। और यदि ये तीसरी क्या हो जाए, बेंजीन बन जाए, क्या हो जाए, बेंजीन हो जाए, तो इसे कहता है बेंजोसोल, बेंजोसोल। तो ये चीजें आपने तीन चीजों का और ध्यान रखना है कि यदि आपका जो द्रव है वह द्रव आपने जल लिया है तो वो कहलाएगा, जो भी सोल बनेगा उसे कहेंगे हाइड्रोसोल। यदि आपने जो परिक्षेपण माध्यम है वह द्रव में आपने एल्कोहल ले लिया तो जो कोलाइडी अवस्था प्राप्त होगी उसे हम नाम देंगे एल्कोसोल, यदि वो एल्कोहल होगी तो। और यदि वो बेंजीन होगी तो उसे बेंजोसोल नाम देंगे। ये ध्यान रखना है, एग्जाम्स में बहुत बार 1 नंबर के प्रश्न में ये चीजें पूछ ली जाती है, तो वहां आपको इस चीज का ध्यान रखना है। एग्जाम्पल इसके क्या है, हमने कहा स्याही, पेंट, जल में प्रक्षिप्त स्टार्च। तो इतना आ गया होगा समझ में। अगला देखें, अगला है ठोस का गैस के साथ। यदि प्रक्षिप्त प्रावस्था हमारी ठोस हो और परिक्षेपण माध्यम क्या है हमारा, गैस है, ठोस को एक प्रकार से गैस में आप घोल रहे हैं, तो क्या होगा, इसमें बनते हैं ठोसों के एयरसोल बनते हैं। क्या बनते हैं इसमें, ठोसों के एयरसोल, क्योंकि इसमें परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है, ठोस है, तो ठोसों के एयरसोल निर्माण होते हैं। और क्या चीज है यह, जैसे हमारी होती है धुआं या धूल। आपने देखा होगा कि धुआं क्या चीज है, धुआं आपके जो वायु है उसमें छोटे छोटे क्या है, कह सकते हैं कार्बन के पार्टिकल है। और दूसरा इन्होंने लिखा है जैसे धूल है, तो धूल भी क्या होती है, वायु में छोटे छोटे जो मिट्टी या धूल के जो कण होते हैं वो जब तैरते रहते हैं तो बिल्कुल वो वही एक कोलाइडी विलयन ही बना रहे हैं। तो देखिए इसमें ठोस क्या है, वो है प्रक्षिप्त प्रावस्था जिसे हमने कहा था विलय। और परिक्षेपण माध्यम क्या है, गैस। गैस क्या होगी, हमने कहा यहां पर वायु ले ली, तो वायु में यदि ठोस के छोटे छोटे कण कहीं पर आपको उड़ते दिखाई दे तो आप समझ जाना यह क्या है, ठोसों के एयरसोल से इसको जान सकते हैं। तो चीज क्लियर होगी। अगला हम समझे तीसरा, अब अगली कैटेगरी आती है द्रवों की, यानी कि प्रक्षिप्त प्रावस्था क्या है, द्रव, और परिक्षेपण माध्यम हम क्रम से लेंगे, एक बार ठोस, दूसरी बार द्रव, तीसरी बार गैस। तो अब प्रक्षिप्त प्रावस्था हमने ले ली द्रव, यानी कि आप एक प्रकार से कह सकते हैं विलय क्या हो गया, द्रव, और जो विलायक हो गया वो क्या हो गया, ठोस। जब इन दोनों को आपस में मिलाते हैं तो जो बनता है उसे हम कह देते हैं जेल। जेल आपने सुना होगा, कई जगह इसका यूज किया जाता है। जेली भी आपने नाम सुना होगा। एग्जाम्पल इसके क्या है, पनीर, मक्खन, जेली, बूट पॉलिश। जेली आपने देखा होगा कि केक के ऊपर हम जेली का यूज करते हैं। दुकानों में अलग अलग तरीके की जेली आती है, जहां बच्चे जैसे टॉफी खाते हैं वैसे जेली को खाते हैं। तो ये सारे के सारे किसकी श्रेणी में आते हैं, जब प्रक्षिप्त प्रावस्था द्रव हो और परिक्षेपण माध्यम ठोस हो तो उससे हमारा जेल गया, जेली का निर्माण हो जाता है। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे पनीर हो गया, मक्खन हो गया, बूट पॉलिश हो गई, ये सब इसी की श्रेणी में आते हैं। अगला देखें, अगला हमारा आता है द्रव परिक्षिप्त प्रावस्था जो हमारी है द्रव की, और यदि परिक्षेपण माध्यम भी क्या हो, द्रव हो, तो जो ये निर्माण करते हैं कोलाइडी विलयन का या कोलाइडी अवस्था का, उसे हम पायस नाम देते हैं, जिसे इंग्लिश में एमल्सन कहा जाता है। और इसके सामान्य जीवन में उदाहरण जैसे दूध हो गई या बालों की क्रीम हो गई, इन सब में क्या होता है, द्रव को द्रव में मिला करके एक कोलाइडी अवस्था को प्राप्त किया जाता है। तो काफी आसान है। अगला देखें,
तीसरा हमारा आता है, अगला आता है परिक्षिप्त प्रावस्था हमारी द्रव ही है, जबकि परिक्षेपण माध्यम क्या आ गया, गैस आ गया। इससे जो निर्माण होता है कोलाइडी अवस्था का, उसे हम कहते हैं द्रवों के एरोसोल। देखिए एरोसोल दो टाइप्स के होते हैं, एक ठोसों के एरोसोल, यानी कि जहां माध्यम गैस है लेकिन उसमें ठोस के कण क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ठोस के कण तैर रहे हैं, तो वो हमारा कहलाता है ठोसों के एरोसोल। जबकि यहां पर है द्रवों के एरोसोल। द्रवों के एरोसोल इसलिए क्योंकि यहां पर परिक्षिप्त माध्यम क्या है, परिक्षिप्त माध्यम है द्रव, और जबकि परिक्षेपण माध्यम क्या है, गैस। तो क्या हो रहा है, गैस में द्रव के छोटे छोटे कण हम कह सकते हैं वह तैर रहे हैं। जैसे यहां पर हमने कहा था कि यहां पर गैस में ठोस के कण तैर रहे थे, तो जैसे धुआं और धूल था, वैसे यहां पर क्या होंगे, गैस में द्रव के कण तैरेंगे, तो इसे कहेंगे द्रवों के एरोसोल्स। और कौन कौन से होते हैं, जैसे कोहरा, धुंध, बादल, कीटनाशक। कीटनाशक स्प्रे क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा जो मॉर्टिन आता है या ये स्प्रे वाले हमारे आते हैं, उनको प्रेस करो तो एक छोटी छोटी बूंदें निकलती हैं। तो वायु क्या है हमारी, हम कह सकते हैं एक परिक्षेपण माध्यम है जो कि एक गैस है, और उसमें जल की छोटी छोटी बूंदें निकल रही है जो कि क्या है, द्रव अवस्था में है। तो इन दोनों से मिलकर के हम कहते हैं द्रवों के एरोसोल तैयार हो जाते हैं। और बता दिया जैसे हमारी धुंध हो गई या बादल हो गए, या फिर हम कह सकते हैं स्प्रे करने की चीजें होगी, ये सब इसी कैटेगरी में आती है। अगला देखें, अगला हमारा आता है, नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी द्रवों गैसों की, यानी कि अब परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है, गैस, और पहले में ले रहे हैं परिक्षेपण माध्यम ले रहे हैं ठोस। जब परिक्षिप्त प्रावस्था गैस और परिक्षेपण माध्यम ठोस हो, यानी कि ठोस में गैस घुल रही है, ध्यान रखिएगा, ठोस में क्या घुल रही है, ये गैस घुल रही है, तो क्या बनता है, ठोस फॉर्म का निर्माण होता है। अब ठोस फॉर्म क्या हुए, इसके एग्जाम्पल यहां पर दिए हुए हैं, जैसे कि झावा पत्थर या फोम रबड़। झावा पत्थर क्या हुआ, झावा पत्थर आपने देखा होगा कि कुछ बाजार में ऐसे पत्थर मिलते हैं जिनके ऊपर की ओर छोटे छोटे से छेद तरीके के होते हैं, या हम कहें कि आपने घरों में देखा होगा कि बहुत से लोग एक ऐसा पत्थर लेके आते हैं जिससे एड़ियों को रगड़ा जाता है, तो वो जो होता है वही कहलाता है हमारा झावा पत्थर। और दूसरा हमारा तो आता है फोम रबड़। तो फोम रबड़ तो काफी आसान है, आपने देखा होगा सिंपल जो रबड़ होते हैं जिसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वो हमारा क्या होता है, फोम रबड़ होता है। तो यह हमारा किससे तैयार होता है, जब माध्यम क्या हो, ठोस हो, और उसके भीतर क्या हो, गैस प्रविष्ट हो रखी हो, इस प्रकार का। अगला देखें, अगला हमारा आता है कि परिक्षिप्त प्रावस्था तो गैस है और जो माध्यम है वो क्या है, द्रव। इन दोनों को मिलने से जो कोलाइड का जो प्रकार होता है उसे हम कहते हैं झाग या फोम। ये फोम है। झाग या फोम क्या हुई, आपने देखा होगा साबुन को यदि किसी कपड़े में उसमें रगड़ते हैं तो वहां पे झाग निकलती है, या फिर आपने देखा होगा कोई हम वॉशिंग पाउडर लें उसको जल में घोले तो आप देखते हैं वहां पर झाग निकलती है। तो बिल्कुल वही है कि द्रव क्या हो गया, माध्यम हो गया, उसमें आपने क्या मिला दी, एक प्रकार से गैस बन गई उसमें, तो उससे क्या होता है, फोम का निर्माण होता है। आपने देखा होगा आजकल जो शेविंग क्रीम आ रही है उसमें रेडीमेड आ रही है, प्रेस करो एकदम पूरा का पूरा फोम आ जाता है। तो वह सब क्या चीजें आती है, वो हमारा कहलाते हैं कोलाइडी का प्रकार है जो झाग या फोम कहलाता है। और इसके एग्जांपल क्या है, जैसे शेविंग क्रीम की झाग या सोडा झाग आदि। तो प्यारे बच्चों, यह हमने बात चर्चा करी है कि कोलाइड के कितने प्रकार हैं। इसका जो मुख्य आधार था वो हमने बताया, परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण किया गया था। तो एक कुल मिलाकर के 8 है, 9वां नहीं है, क्योंकि यदि गैस के साथ गैस मिला देंगे तो मैं पहले भी बता चुका हूं वो एक समांगी हम कह सकते हैं विलयन का निर्माण करेंगे, और जो हमारे कोलाइडी विलयन होते हैं वो विषमांगी होते हैं, इसलिए गैस को गैस के साथ नहीं मिलाया जाता। तो मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और ध्यान रखिए इससे निश्चित रूप से आपके एग्जाम में प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं 1 नंबर के। तो तैयार जरूर कीजिए इसको, क्योंकि बहुत बार आपसे पूछ लिया जाता है कि जैसे जो जेली है, ये जेली किस प्रकार का कोलाइडी विलयन है और कैसे तैयार होता है, इसमें प्रक्षिप्त प्रावस्था क्या है, परिक्षेपण माध्यम क्या है। तो आपको पता होनी चाहिए जो जेली का निर्माण जो हो रहा है वो परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है, द्रव, और इसमें परिक्षेपण माध्यम क्या है, ठोस। तो ठोस में जब आप क्या कर रहे हैं, द्रव को मिला रहे हैं, तब जेली का निर्माण हो रहा है। तो ऐसे 1 नंबर का प्रश्न आपको इससे जरूर मिलेगा, और केवल यही नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इस टेबल से रिलेटेड काफी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो इसे अच्छे से तैयार जरूर कीजिएगा। आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब हम जो कोलाइडो का जो वर्गीकरण है उसका सेकंड हम तरीका देखते हैं, जिसे कि हम एनसीईआरटी के 5.4.2 के अंतर्गत समझेंगे। यह टॉपिक है, और यह है परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम
के मध्य अन्योन्य क्रिया, यानी कि दोनों के अणुओं के बीच किस प्रकार की क्रिया हो रही है, या अंतराण्विक बल कह सकते हैं, उनके दो अणुओं के बीच में, अलग अलग अणुओं के बीच में लगने वाले बल की प्रकृति के आधार पर हम क्या कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं। हम जानते हैं कि जो प्रक्षेप्य प्रावस्था होती है वह हमारे क्या होते हैं, एक प्रकार से विलेय होते हैं, और जो दूसरा हम कहते हैं परिक्षेपण माध्यम है वह हमारा एक प्रकार से विलायक होता है। यदि हम परिक्षेपण माध्यम को ले लें द्रव, हम क्या कह रहे हैं कि यदि परिक्षेपण माध्यम द्रव हो तो इस बात को आपने ध्यान रखना है। यदि परिक्षेपण माध्यम द्रव हो तो हम इन्हें जिन दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं उसमें पहला हमारा आता है जिसे हम कहते हैं द्रवरागी कोलाइड। द्रवरागी कोलाइड विलयन का क्या अर्थ हुआ कि ऐसे विलयन, अब हमने कहा यदि ये कोलाइड विलयन है या कोलाइड है तो इसमें दो चीजें होंगी, एक प्रक्षिप्त प्रावस्था होगी, दूसरा परिक्षेपण माध्यम होगा। परिक्षेपण माध्यम हमने क्या ले लिया, द्रव। अब यदि प्रक्षिप्त प्रावस्था तथा इस द्रव जो कि परिक्षेपण माध्यम है, इन दोनों के बीच में काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, दोनों को एक दूसरे के समीप लाएं तो फटाक से एक दूसरे पे क्या हो जाए, मिल जाएं, घुल जाएं, तब हम कहेंगे कि ऐसे जो कोलाइड बनेंगे उन्हें द्रवरागी कोलाइड कहा जाएगा। क्या कहा मैंने कि यदि प्रक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम जो कि द्रव है, यह दोनों आपस में आसानी से मिक्सअप हो जाएं, केवल आपने दोनों को डाला और हल्के से क्या कर दिया, घुमा दिया, मिला दिया, और ये अच्छा सा विलयन बना ले, कोलाइडी विलयन, तो हम कहेंगे इस प्रकार के कोलाइडी विलयनों को द्रवरागी कोलाइड कहा जाता है। दोनों में अच्छी बॉन्डिंग होती है, प्रक्षिप्त प्रावस्था में तथा परिक्षेपण माध्यम जो कि द्रव है, दोनों में अच्छी बॉन्डिंग है। और यदि किसी तरीके से इन दोनों को थोड़ा अलग भी कर दिया जाए, किसी तरीके से वेपराइज करके, गर्म करके यदि थोड़ा अलग भी कर दिया जाए दोनों को, तो अलग अलग होने के बाद भी यदि इनको दोनों को आपस में फिर से मिलाएं और फिर से घोलें तो फिर से घुल जाते हैं। तो इस प्रकार को हम क्या कहते हैं, द्रवरागी कोलाइड कहा जाता है। तो लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन कि कोलाइड का वह प्रकार जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम, और वह क्या है, द्रव के बीच अन्योन्य क्रिया भली भांति हो, अर्थात दोनों के बीच अच्छे, दोनों के आपके लिख दीजिए अणु, दोनों के कण लिख लीजिए, दोनों के कण आसानी से एक दूसरे में घुल मिल जाएं, एक दूसरे में घुल मिल जाएं, घुल मिलकर कोलाइड बनाएं, तो इसे द्रवरागी कोलाइड कहते हैं, तो मुझे लग रहा है दोनों बात समझ में आ गई होगी कि इन दोनों को आपस में मिलाया और थोड़ा सा हल्का सा मिला दिया तो दोनों क्या हो गए, आपस में अच्छे से मिल गए, तो इसे कहते हैं द्रवरागी कोलाइड। बिल्कुल वही बात है कि हम कहें कि दो व्यक्ति हैं, उन दोनों के विचार आपस में मिलते हैं, उन दोनों को एक दूसरे के समीप लाओ, थोड़ी सी बातचीत शुरू करवाओगे, थोड़ी देर में वो क्या होंगे, अच्छे दोस्त बन जाएंगे। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति यदि हम कहें परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के बीच में है तो क्या होगा, वह हमारा क्या कहलाएगा, द्रवरागी कोलाइड। और जैसे मैंने कहा इनको यदि किसी कारण से अलग अलग भी कर दिया जाए तो फिर यदि आपस में मिलाएं तो ये फिर से अच्छे से खुल जाते हैं, कि वही है दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे, फिर से उनको दोनों को अलग अलग कर दिया, दूर दूर कर दिया, कुछ समय बाद वो आपस में मिले तो दोनों फिर से क्या करते हैं, एक दूसरे से अच्छे से बातचीत करने लग जाते हैं, फिर घुल मिल जाते हैं। बिल्कुल वही बात इनके बीच में आती है। दूसरा जो तरीका है उसे हम कहते हैं, इसमें उसे कहते हैं द्रव विरागी कोलाइड। दूसरा जो प्रकार है वो है द्रव
विरागी कोलाइड। अच्छा, यदि इसके एग्जाम्पल्स की बात करूं मैं, इसके द्रवरागी कोलाइड के एग्जाम्पल्स की, तो इसके जो एग्जाम्पल हैं जैसे गोंद हो गया, गोंद, या जिलेटिन, या स्टार्च, या एल्बुमिन, एल्बुमिन, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल होते हैं। अब हम समझे द्रव विरागी कोलाइड क्या है। बिल्कुल इसकी विपरीत स्थिति। द्रवरागी का मतलब होता था, द्रव हम क्या लेते थे, विलायक लेते थे, और विलायक सामान्यतः क्या होता था, परिक्षेपण माध्यम होता था। यानी कि प्रक्षिप्त प्रावस्था का परिक्षेपण माध्यम के साथ एक प्रकार से अफेक्शन रहता था, प्यार रहता था, दोनों के बीच एक दूसरे पे आकर्षण रहता था, जिससे दोनों आपस में आसानी से घुल मिल जाते थे। लेकिन इसमें द्रव विरागी है, यानी कि प्रक्षिप्त प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम के साथ कोई आकर्षण नहीं दिखा रही है, किसी प्रकार की कोई रुचि नहीं दिखा रही है कि हमने दो लोगों को आपस में रख दिया, साथ में रख दिया, हमने कहा दो रूममेट बनाने की हमने कोशिश कर ली कि चलो भाई, एक लड़का थोड़ी सी हम कहें बहुत पढ़ने वाला था, एक लड़का घूमने वाला था, दोनों अपनी अपनी प्रवृत्ति पे पक्के थे, दोनों को एक साथ रखा, तो वो घुलने मिलने वाले नहीं है। एक पढ़ता ही रहेगा, दूसरा आदमी क्या करता रहेगा, उसके साथ का जो रूममेट होगा वो क्या करेगा, बातें ही करता रहेगा, इधर उधर गाने सुनता रहेगा, घूमने ही जाता रहेगा, तो उनमें कोई अच्छी बॉन्डिंग नहीं होने वाली, वो आसानी से मिलेंगे नहीं। तो फिर बात आती है वो साथ में क्यों रहेंगे। साथ में इसलिए रहेंगे यदि क्या करा जाए, उन पर बाहर से कुछ ऐसी कंडीशंस थोप दी जाए कि भाई तुम्हें रहना साथ में ही है, तुम कमरे में ही रहोगे, तुम चाहे किसी भी प्रकार से रहो लेकिन रहना तुम्हें साथ में। ठीक वही स्थिति यदि यहां पर आए कि प्रक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम दोनों आसानी से एक दूसरे के साथ न घुलें, एक दूसरे के साथ न मिलने की कोशिश करें, तो बाहर से हम क्या करते हैं, कुछ ऐसी विधियों का इस्तेमाल करते हैं जिससे इन दोनों को आपस में मिला लिया जाता है। और इस प्रकार का जो कोलाइड बनता है उसे हम कहते हैं द्रव विरागी कोलाइड। तो बिल्कुल इसकी विपरीत अवस्था है कि इसमें जो हमने कहा परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम, जो कि क्या होगा, द्रव के बीच किसी भी प्रकार की अनोन्य क्रिया नहीं होती, अर्थात दोनों के कण, यहां पे भी लिख लीजिए, दोनों के कण एक दूसरे के समीप नहीं आते, अतः इन्हें मिलाकर लिख लेते हैं, इन्हें मिलाकर कोलाइड बनाने के लिए विभिन्न विधियों का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी क्या विधियां हैं इस चैप्टर में बाद में हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक्स में, तो ये चीजें इसमें आ जाती है। अब इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से, इसमें एग्जाम्पल होते हैं जैसे गोल्ड सॉल, एक होता है गोल्ड सॉल, दूसरा एग्जाम्पल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं प्लैटिनम सॉल। ये क्या है, इसके एग्जाम्पल है। तो द्रव विरागी कोलाइड क्या है, जिसमें प्रक्षेपण प्रावस्था यानी कि विलेय, परिक्षेपण माध्यम यानी कि विलायक में डालने पर, दोनों को रखने पर, एक साथ डालने पर ये मिलते नहीं है खुद आसानी से, तो इनको आपस में अच्छी प्रकार से मिलाने के लिए हम विभिन्न विधियों का इस्तेमाल करते हैं। अब हमने विभिन्न विधियां लगा करके इनको आपस में मिला तो दिया अच्छी प्रकार से। अब क्या होता है, यदि आप चाहते हो लंबे समय तक ये ऐसे ही रहें, तो हमें क्या करना पड़ता है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा रसायन डालने पड़ते हैं जो लंबे समय तक इनकी इस स्थिति को बनाए रखे, पहली बात। दूसरी बात, हम यदि यह चाहते हैं कि
एक को यदि दूसरे से किसी प्रकार से ये बाई चांस यदि अलग हो जाए, मान लेते हैं ये द्रव विरागी कोलाइड हमारे पास थे, हमने इनको किसी प्रकार से थोड़ा सा गर्म कर दिया। गर्म करते हैं तो क्या होता है, जो हमारी प्रक्षिप्त प्रावस्था होती है और प्रक्षेपण माध्यम होता है, ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। और जब ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, अब इनको लेकर के मिलाने की कोशिश करोगे हिला के, तो मिलने वाले नहीं है। तो इसलिए ये जो हमारे, जबकि हमने देखा था द्रव विरागी कोलाइड, जो हमारे द्रव रागी कोलाइड क्या होते थे, किसी कारण से अलग अलग भी हो जाते थे, तो भी इनको मिलाने पर फिर से क्या होते थे, आपस में मिल जाते थे। इसलिए इनको कहते थे उत्क्रमणीय सॉल। इसको क्या क्या नाम देते, उत्क्रमणीय सॉल भी कहते हैं। क्योंकि किसी कारण से यदि अलग अलग भी हो जाएं तो फिर इनको मिलाकर के थोड़ा सा घोलें तो ये घुल जाते हैं, जबकि इनमें ये स्थिति नहीं है, इसलिए इनको नाम देते हैं अनुत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय सॉल। और ये ऐसे होते हैं कि यदि थोड़ा सा गर्म करेंगे तो इनमें द्रव विरागी कोलाइडों में एक अवक्षेप टाइप का बन जाता है, एक हम कह सकते हैं कुछ अलग से अलग हो जाते हैं, यानी कि द्रव अलग हो जाता है और ये जो हमारी प्रक्षिप्त प्रावस्था होती है ये कुछ अलग सी हो जाती है, और एक चीज ऊपर रह जाती है, दूसरी तली में चली जाती है। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, हम इन दोनों चीजों को समझ सकते हैं, काफी आसान है, शब्द से स्पष्ट है। द्रव रागी यानी कि जिसमें एक चीज विलेय विलायक में आसानी से घुल जाए, दोनों को खूब मजा आए साथ में रहने पे, और यदि किसी कारण से अलग अलग भी कर दो और फिर पास मिलाए तो फिर आपस में घुल जाते हैं, तो इनको कहते हैं द्रव रागी कोलाइड, और इन्हीं को हम उत्क्रमणी सॉल भी कहते हैं। सेकंड हमने बात करी द्रव विरागी कोलाइड की, यानी कि पहले तो ये आपस में मिलते ही नहीं है, कुछ कंडीशंस लगा करके, कुछ विधियों के द्वारा यदि इनका निर्माण भी कर दिया जाए तो इनको लंबे समय तक ऐसी स्थिति में बनाए रखने के लिए हमें कुछ अतिरिक्त क्या करने पड़ते हैं, प्रयास करने पड़ते हैं। और सेकंड, यदि इनको थोड़ा सा गर्म कर दिया जाए तो क्या होती है, एक चीज दूसरे से अलग हो जाती है, अवक्षेप बना लेती है, और एक बार यदि ऐसा हो गया तो आप फिर से इनको मिला करके एक जैसा नहीं बना पाते, यानी कि इनकी जो क्रिया हैं ये अनुत्क्रमणी सॉल कहलाते हैं। इसीलिए तो मुझे लगता है ये चीज आपको आसानी से समझ में आ गई होगी, काफी इजी थी। तो प्यारे बच्चों, आज हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है कोलाइड के बारे में। कोलाइड क्या होता है, कोलाइड किस प्रकार से उनका निर्माण होता है, किस प्रकार से जो परिक्षिप्त प्रावस्था को प्रक्षिप्त माध्यम में मिलाने पर, जैसे विलयन के निर्माण के लिए विलेय को विलायक में निर्माण पर विलयन का निर्माण होता है, वैसे प्रक्षिप्त प्रावस्था को परिक्षेपण माध्यम में मिलाने पर क्या होता है, कोलाइड का निर्माण हो जाता है। और साथ ही हमने यहाँ पर कोलाइडों के प्रकार भी देखे, 2 प्रकार से हमने वर्गीकरण कर चुके हैं। जो अगला प्रकार है वर्गीकरण का उसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।